तो आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। तो आंसर इसका होगा 13 लोगों को। तो अभी गणतंत्र दिवस के मौके पे 2026 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो कितने पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं? 131, जिसमें अगर बात करें पद्म विभूषण कितने हैं तो 5 हैं, पद्म भूषण कितने हैं तो 13 हैं, और पद्मश्री कितने हैं तो 113 है। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? 131 हो गए। और इनको तो याद करना भी आसान है, 5 13 113, टोटल कितने? 131। आपको पता है पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे? 1954 में। अच्छा, इस बार ये जो 131 दिए जा रहे हैं ना, इनमें महिलाएं कितनी हैं? 19 हैं। विदेशी नागरिक कितने हैं? 6 हैं। और कितने लोगों को मरणोपरांत दिया जा रहा है, मतलब उनका निधन हो चुका है उसके बाद दिया जा रहा है, तो ऐसे 16 व्यक्ति हैं। अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म विभूषण की, जो 5 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। वो लिस्ट आपके सामने है। तो इसमें धर्मेंद्र का नाम आपको याद रखना है, अभी इनका निधन भी हो गया। तो कला के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, महाराष्ट्र। एक केटी थॉमस का नाम है, सार्वजनिक मामलों में, पब्लिक अफेयर्स के मामलों में इनको दिया जा रहा है, केरल से बिलोंग करते हैं। और एन राजम, ये एक महिला है, कला के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, वायलिन वादक है बेसिकली ये। और पी नारायणन, साहित्य और शिक्षा, लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में दिया जा रहा है, ये भी केरल से बिलोंग करते हैं। और वीएस अच्युतानंद, इनको भी मरणोपरांत दिया जा रहा है सार्वजनिक मामलों के केस में। ये वैसे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, केरल के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। तो ये 5 व्यक्ति हैं जिनको दिया जा रहा है पद्म विभूषण। 5 में से 2 को मरणोपरांत दिया जा रहा है, धर्मेंद्र को और वीएस अच्युतानंद को। उसके बाद पद्म भूषण कितनों को दिया जा रहा है? 13 को। तो वो 13 की लिस्ट ये रही आपके सामने। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया, तो वो तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, और बड़े आसानी से याद हो जाएंगे उनके नाम। तो जैसे कि अलका याग्निक, जो कि सिंगर है, कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। भगत सिंह कोश्यारी, जो उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। एक है कल्लीपट्टी रामासामी, ये मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। मम्मूटी, ये एक्टर है, साउथ के एक्टर है, केरल से बिलोंग करते हैं। एक डॉक्टर नौरी दत्तात्रेयडू, डॉक्टर नौरी का नाम याद रखना, इनको भी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जा रहा है, ये अमेरिका से है। तो ये विदेशी हैं, विदेशी नागरिक है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। पीयूष पांडे को दिया जा रहा है कला के क्षेत्र में, हमने पढ़ा भी था, 2025 में इनका निधन हो गया था। एडवर्टाइजिंग लेजेंड इनको कहा जाता है। मोदी सरकार के जो भी फेमस नारे हैं, जो भी फेमस टीवी एडवर्टीजमेंट आते थे, कैडबरी के आए, एशियन पेंट के आए, तो उनके जो स्लोगन थे वो इन्होंने लिखे थे, जैसे हर घर मोदी, घर घर मोदी, मोदी सरकार के जो भी फेमस नारे हैं वो सब। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। SKM मेलानंदन, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है। शतावधानी आर गणेश को कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है। शिबू सोरेन का नाम, अभी इनका निधन हो गया था, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और उदय कोटेक, जो कि कोटेक महिंद्रा बैंक के फाउंडर है, उनको दिया जा रहा है। VK मल्होत्रा, इनको भी मरणोपरांत दिया जा रहा है सार्वजनिक मामलों में। वेल्लापल्ली नटेसन, इनको दिया जा रहा है। और विजय अमृतराज, ये खिलाड़ी है, प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर है, इनको दिया जा रहा है। अच्छा, वैसे ये अमेरिका में रहते हैं, निवास अभी ये अमेरिका में करते हैं, इसलिए इनके नाम के आगे अमेरिका लिखा हुआ है। वैसे इनका जन्म भारत में हुआ था, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं मूल रूप से ये। तो इन 13 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने कलर कर दिए, वो ध्यान में रखना। और जो मरणोपरांत है उनके आगे मैंने रिप लिख दिया, मतलब 3 जने इसमें मरणोपरांत है पद्म भूषण में। और जो एक विदेशी नागरिक है उनका हमने अलग से याद रखना है, नौरी, डॉक्टर नौरी, अमेरिकी है। और पद्मश्री की अगर बात करते हैं तो टोटल 113 है। तो 113 तो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, एक बार मैं वो आपको दिखा देता हूँ। और पूरी लिस्ट एक बार आप रीड कर लेना। पूरी लिस्ट अगर रीड नहीं करो ना, तो कम से कम एक काम करना, जिन जिन स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जैसे आप राजस्थान से हो, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हो, तो अपने अपने राज्य के तो कम से कम कौन कौन व्यक्ति है वो जरूर पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। तो इतना तो हम कर सकते हैं। PDF में पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आराम से आप अपने अपने स्टेट वाले मार्क करके पढ़ लेना। वैसे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इनमें जो खिलाड़ी है वो सारे खिलाड़ी एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ। 113 में 8 खिलाड़ी है, और वो कौन कौन है? एक है बलदेव सिंह, हॉकी से इनका संबंध है, और किस राज्य से है वो भी आप देख सकते हो, पंजाब से। भगवान दास रायकवार बुंदेली मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ है,
हरमनप्रीत कौर आप जानते हो क्रिकेटर है। के पजानीवेल सिल्लम्बट्टम से संबंध रखते हैं। सिल्लम्बट्टम क्या है? पारंपरिक लाठी आधारित एक मार्शल आर्ट है पुडुचेरी का। प्रवीण कुमार पैराथलीट है उत्तर प्रदेश से। रोहित शर्मा क्रिकेटर है महाराष्ट्र से। सविता पूनिया हॉकी से इनका संबंध है, हरियाणा से बिलोंग करती है। और एक ये विदेशी है व्लादिमीर, कुश्ती से इनका संबंध है, कुश्ती के कोच है ये। आधुनिक भारतीय कुश्ती के वास्तुकार इनको कहा जाता है, जॉर्जिया से बिलोंग करते हैं। मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है। तो खेलों में मतलब पद्मश्री में जो स्पोर्ट्स से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो सारे नाम ये हैं, और इनमें भी एक विदेशी नागरिक है जिनको मरणोपरांत दिया जा रहा है, तो इसलिए नाम इनका इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसके अलावा ये और देखो, दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंध रखती है। आर माधवन जो एक्टर है आप जानते ही हो। सतीश शाह एक्टर है, मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है। तरुण भट्टाचार्य और एक है गायत्री और रंजनी जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है। ठीक है, ये तो पद्मश्री में 113 में जो नाम मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, अपने अपने राज्य वाले देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन सा देश हिस्सा लेगा, भाग लेगा? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। तो हम बात कर रहे हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की। इस बार इसका 10वां एडिशन है जो भी 7 फरवरी से शुरू होगा, 8 मार्च तक चलेगा। और इसको होस्ट कर रहा है मुख्य रूप से भारत। वैसे भारत के साथ श्रीलंका भी है। श्रीलंका क्यों? क्योंकि भारत जो पाकिस्तान के मैच है ये श्रीलंका में होने हैं, मुख्य रूप से भारत होस्ट कर रहा है। तो ये 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। जो इसका पहला मैच है ये वानखेड़े स्टेडियम में होगा, भारत और अमेरिका के बीच में। टोटल 20 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। और ग्रुप सी में बांग्लादेश इसमें था, लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि भैया हम भारत में नहीं खेलेंगे। तो फिर आईसीसी ने कहा भाई क्या दिक्कत है, आपको क्यों नहीं खेलोगे? तो कहते हैं हमारी जान को खतरा है। तो आईसीसी ने कहा कि कोई खतरा नहीं है, आप आराम से आओ खेलो। लेकिन फिर वही नहीं खतरा है, आईसीसी ने कहा मत खेलो, भाड़ में जाओ। मतलब बांग्लादेश चाह रहा था कि हमारा वेन्यू चेंज कर दो, जैसे पाकिस्तान वालों का कर दिया ना श्रीलंका, हमारा भी चेंज करो। तो आईसीसी ने कहा नाटक मत करो, खेलना है तो खेलो, नहीं तो बहुत है लाइन में। तो अब बांग्लादेश हट गया। तो 20 टीमों को खेलना था, तो बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड को ले लिया। स्कॉटलैंड को मौका मिलेगा यहाँ पे खेलने का ग्रुप सी में। अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश ने मना क्यों किया, जब उसने क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ हो गया, मामला सेट है, तो अचानक से मना क्यों कर दिया? आपको याद दिलाऊं मैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्याएं की जा रही है। तो उसके विरोध में बीसीसीआई ने बांग्लादेश के एक प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान, जिनको अभी आईपीएल में केकेआर टीम ने खरीदा था, तो उसको हमने आईपीएल से बाहर कर दिया, जिससे बांग्लादेश को मिर्ची लग गई। तो पहले तो वो बोला कि अब बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण नहीं होगा। फिर इतने से मन नहीं भरा, फिर उसने कहा कि जो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम है वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलना तो चाह रही है, लेकिन भारत में नहीं खेलेगी, क्योंकि भारत होस्ट कर रहा है ना। तो कहा भारत में नहीं खेलेंगे, भारत में जाएंगे हम। तो वही मैटर चल रहा है। तो आईसीसी ने पहले तो बहुत समझाया, फिर वो अपनी बात पे अड़ा रहा। तो आईसीसी ने कहा, क्योंकि उसके अध्यक्ष आप जानते हो कौन है, अमित शाह के बेटे जय शाह, तो उनका कि मत खेलो बेटा, बहुत सारे लाइन में लगे हुए। तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। स्कॉटलैंड को अब खेलने का मौका मिलेगा। आप ये सोचोगे कि स्कॉटलैंड को ही क्यों? क्योंकि स्कॉटलैंड क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन जितने भी देश क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उसमें स्कॉटलैंड की रैंक अच्छी थी, इसीलिए स्कॉटलैंड को मौका मिल रहा है। जैसे आपके एग्जाम में नहीं होता क्या, वेटिंग में चलते हैं स्टूडेंट, किसी की जॉब लग जाती है लेकिन वो ज्वाइन नहीं करता, तो फिर क्या करते हैं, वेटिंग वाले से ले लेते हैं। और वेटिंग वाले में भी किनका? जिनका अच्छा स्कोर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी। अच्छा, एक तो स्कॉटलैंड के स्टैटिक में ध्यान रखना, स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अब कुछ स्पोर्ट्स के ही क्रिकेट से संबंधित प्रश्न मैं आपको कराऊं रिवाइज। तो एक याद रखना कि अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स 2027 वाले, 2029 और 2031 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड करेगा। 17वें पुरुष एशिया क्रिकेट कप 2025 यूएई में जो हुआ था, इसको भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराया था। टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए जो रूट, जो कि इंग्लैंड से हैं। चेतेश्वर पुजारा अभी सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 जो हुआ था भारत और श्रीलंका में, उसको भारत ने जीता नेपाल को हरा के। वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय के द्वारा सबसे तेज 50 बॉलों में शतक लगाया किसने? स्मृति मंधाना ने। और किसके खिलाफ खेलते हुए इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी अभी हरमनप्रीत कौर। और 18वां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 इसको झारखंड ने जीत लिया हरियाणा को हरा के। झारखंड ने पहली बार इसको जीता है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन
मेगा बोरू का संबंध किससे है? तो आंसर होगा झारखंड। तो ऑपरेशन मेगा बोरू ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र के सारंडा वन क्षेत्र में चलाया गया इस ऑपरेशन को। ये आप कह सकते हो एक नक्सल विरोधी अभियान है जिसे सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने मिलकर के चलाया। उद्देश्य था पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंड वन क्षेत्र में माओवादी विद्रोहियों को खत्म करना। इसमें 2 दिनों में लगभग 16 से 19 नक्सलियों को मार गिराया और इन्हीं में नक्सलियों का जो टॉप लीडर था पतिराम मांझी उसका नाम था उर्फ अलंदा, उसको भी मार दिया गया। उसके ऊपर लगभग 2 करोड़ रुपए का इनाम था। तो ये था ऑपरेशन मेगा बुरू जो कि एक नक्सल विरोधी अभियान था। कहाँ चलाया गया? झारखंड में चलाया गया। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि भारत सरकार का लक्ष्य क्या है नक्सलवाद को खत्म करने की, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का। कब तक का है? 31 मार्च 2026 तक का है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बाकी कुछ ऑपरेशन में अच्छी हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। यहाँ का राजकीय पशु हो गया हाथी, पक्षी है कोयल, वृक्ष है साल का, पुष्प है पलाश का फूल। और यहाँ का लोक नृत्य में छऊ हो गया, पाइका हो गया, सरुल फेस्टिवल बड़ा फेमस है, एग्जाम में आता है, कर्मा पूजा हो गया, शरामणी मेला हो गया। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद को कहते हैं और सेंट्रल कोल फील्ड का मुख्यालय रांची में मिलेगा आपको। बाकी कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देखें तो अभी 2025 वाले बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट, कि भारत का जो पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन है वो हुआ था रांची में और उसको उड़ीसा वॉरियर ने जीता था सूरमा हॉकी क्लब को हरा के। झारखंड का उधवा झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया था और ये झारखंड की पहली रामसर साइट है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप तो 15वां एडिशन था, पंचकुला हरियाणा में हुआ था। झारखंड ने जीता था, हरियाणा को हराया था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हुई थी रांची झारखंड में। भारत में माइनिंग, टूरिज्म, खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य है झारखंड। झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम पे रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। दिशोम गुरु के नाम से इनको जाना जाता है। और अभी हमने पढ़ा भी था स्टार्टिंग वाले प्रश्न में कि कौन सा पद्म पुरस्कार इनको दिया जा रहा है? पद्म भूषण इनको दिया जा रहा है। जो टोटल 13 लोगों को दिया जा रहा है उसमें से ये भी एक है। कर्मा पूजा फेस्टिवल मनाया जाता है। और अभी हमने पढ़ा 18वां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसको जीत लिया, झारखंड ने पहली बार जीता है, हरियाणा को हराया है। उसके अलावा हमने पढ़ा था अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संताली भाषा की ओल चिकी लिपि में भारत का संविधान जारी किया था। और अभी झारखंड के जमशेदपुर में इस ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था, उसमें राष्ट्रपति जी ने भी हिस्सा लिया था। और एक नोट डालना, लिपि, ये जो लिपि है ओल चिकी लिपि, इसके आविष्कारक कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को तैनात किया? तो आंसर होगा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। तो भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नाम से एक एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है। उद्देश्य क्या है? आरपीएफ के साथ मिलकर सुरक्षा, यात्री सहायता और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाना। तो ये रोबोट AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुविधाओं से लैस है और इस रोबोट को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विशाखापट्टनम में ही विकसित किया गया है। तो ये 24/7 पेट्रोलिंग यानी कि गश्त कर सकता है। इसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है जो संदिग्धों की पहचान करने और भीड़ के घनत्व का विश्लेषण करने में सक्षम है। ये हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु में जानकारी देने के लिए स्वचालित घोषणाएं कर सकता है। तो इसका नाम है इस रोबोट का ASC अर्जुन। इसको तैनात किया गया विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आरपीएफ की अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी थी? इसका उत्तर दो आप लोग। बाकी रेलवे से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आपको याद है राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनी थी कौन सी? जो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। और 100% रेल मार्ग को विद्युतीकृत यानी कि इलेक्ट्रीफाइड करने वाला 24वां राज्य बन गया गुजरात। भारतीय रेलवे इसने अपने आप को विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रीफाइड होने का लक्ष्य रखा था। 2025-26 पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। और भारतीय रेलवे के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन होने का लक्ष्य है 2030। और भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन ये कहाँ पे बन रहा है? गुजरात के दाहोद में। कोंकण रेलवे का मुख्यालय मिलेगा नई मुंबई में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा कहाँ शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में। कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में चलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना ये शुरू हुई थी फरवरी 2023 में। क्या लक्ष्य है इसका? कि देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना यानी कि आधुनिकीकरण करना।
तो उसके अलावा रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन ये बनाया जापान ने। मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग कहां पर खोली? इसका जो मानेसर में प्लांट है हरियाणा, वहां पे। और मडोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट ये आपको मिलेगा बिहार के सारण जिले में। क्यों न्यूज में था? क्योंकि ये पहली बार हुआ जब यहाँ पे बने इंजन विदेश में निर्यात होंगे। कौन से देश में? गिनी देश में। और गोमती नगर रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना। ठीक है, तो ये सब रेलवे से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर यानी कि बैडमिंटन प्लेयर कौन बन गई है? तो आंसर होगा पीवी सिंधु। तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर जो है पीवी सिंधु, ये 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई है। और ऐसा करने वाली वो दुनिया की छठी प्लेयर है। उन्होंने 732 सिंगल्स खेले, उसमें से 500 सिंगल्स इन्होंने जीते हैं। सिंगल्स मतलब महिला एकल वाले जो भी टूर्नामेंट है उनकी बात हो रही है। कुछ और अचीवमेंट्स इनके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था, और उसके बाद जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 वाले, उसमें इन्होंने ब्रोंज जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स जो गोल्ड वाले वो आपको बता रहा हूँ, 2022 और 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2013 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2016 में, और पद्मश्री 2015 में, तो पद्म भूषण 2020 में मिल चुका है। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु पूरा क्या नाम है इनका? पुसरला वेंकट सिंधु। अच्छा, इनकी बायोग्राफी जरूर याद रखना, एग्जाम में आती है ये। शटलिंग टू द टॉप जिसको लिखा है वी कृष्ण स्वामी ने। ठीक है, तो इनसे संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ये आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आज के सेशन में फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का तीसरा चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र ये कहां पर स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। देखो, औद्योगिक क्रांति ये जो शब्द है ये दिया था 2016 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो संस्थापक है क्लास स्वेब ने। और अभी वर्तमान में जो चल रही है वो औद्योगिक क्रांति 4.0 है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0। क्या हो गया? औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या हो गया? तो आप इसको यूं समझो कि हाथ के काम की जगह मशीनों ने ले ली है, और इसके भी उत्पादन की गति और तकनीक को 4 बार पूरी तरह बदला गया है। तो औद्योगिक क्रांति के भी 4 चरण हैं। तो एक एक करके मैं आपको थोड़ा बहुत पहले समझा देता हूँ, एक एक दो लाइन में। तो पहली जो औद्योगिक क्रांति है उसका समय रहा था, आप कह सकते हो 18वीं और 19वीं सदी के दौरान प्रथम औद्योगिक क्रांति रही थी। जैसे हम कह सकते हैं भाप और कोयला का युग, मतलब उसमें भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था, हाथ के कामों की जगह मशीनों ने ले ली थी, और उसमें कपड़ा उद्योग में बड़ी क्रांति आई थी। परिणाम क्या रहा? कारखानों की शुरुआत हुई, गांव से शहरों की ओर पलायन हुआ। जब दूसरी औद्योगिक क्रांति आई तो वो पीरियड था 1870 से लेके 1914 तक का, वो बिजली और स्टील का युग था। तो उस दूसरी औद्योगिक क्रांति में बिजली का उपयोग होने लगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, कार फोन वगैरह ये उसमें आई। तो मतलब परिणाम देखने को क्या मिला? तेज परिवहन और संचार में क्रांति। जो तीसरी औद्योगिक क्रांति आई तो उसका टाइम पीरियड रहा 1960 से लेकर 1990 तक का। उसमें कंप्यूटर आता है, वो ऑटोमेशन का युग कहा गया। कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग बढ़ा। तो उसमें मतलब परिणाम क्या रहा उसका? ये जो मशीनें थी, मशीनें पहले भी थी लेकिन इस समय जो मशीनें थी वो ऑटोमेटिक हो गई, अपने आप काम करने लगी। डिजिटल युग की शुरुआत हुई। और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है चौथा औद्योगिक क्रांति अभी वर्तमान में। इसमें जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी, वो स्मार्ट हो गई। ये एआई का युग कहा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिस्टम, मतलब जो फैक्ट्रियां हैं वो स्मार्ट हो चुकी है। एआई का युग हो गया, मतलब जो मशीनें हैं वो खुद से सोच करके फैसला ले सकती है कि क्या करना है। तो अब आपको समझ में आया होगा औद्योगिक क्रांति कैसे कैसे आई। जो अभी पीढ़ी चल रही है वो कौन सी है? चौथी है। तो इसीलिए मैंने आपको हल्का सा बता दिया एक बार शॉर्ट में, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि मामला क्या है। तो अभी इस चौथी औद्योगिक क्रांति का जो तीसरा केंद्र है भारत में, इसका तीसरा केंद्र अभी स्थापित किया गया। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। अब आप कहोगे मतलब ये भारत में इसका तीसरा केंद्र होगा, तो पहले दो ऑलरेडी है। कहां पे कहां पे? एक तो मुंबई में और एक तेलंगाना में। और अब इसी तरह का तीसरा केंद्र बनेगा आंध्र प्रदेश में। तो ये जो तीसरा केंद्र होगा ये मुख्य रूप से ऊर्जा और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा।
अब ये केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो उसके बारे में जानते हैं। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्थापना होती है 1971 में। इसके हमने कहा संस्थापक कौन थे? क्लॉस स्वेब। हेडक्वार्टर मिलेगा कोलोगनी स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है बोर्ज ब्रेंडे। ये कुछ इंडेक्सेस भी जारी करता है, जैसे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हो गया, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स हो गया। इसमें से प्रश्न तो एग्जाम में भी आ चुके हैं, लिखा हुआ है आपके सामने। अब आंध्र प्रदेश को भी एक बार देख लेते हैं हम। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती हो गई, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। राज्य के पशु काला हिरण हो गया, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है नीम का, भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है और करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। उगादी फेस्टिवल होता है, डेक्कन फेस्टिवल होता है, कुचिपुड़ी यहाँ का क्लासिकल डांस है, याद रखना। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर, पोलावरम बांध है गोदावरी नदी पर, पुलिकट झील है यहाँ पे, कोल्लेरू झील भी आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में ही। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस राज्य के मिस्सामारी में हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की आधारशिला रखी है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। तो अभी भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने असम के मिस्सामारी स्थान है, वहां पे एक हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की आधारशिला रखी है। एमआरओ मतलब हो गया मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। मतलब हेलीकॉप्टर का कोई भी मेंटेनेंस कराना है, रिपेयरिंग कराना है या उसका ओवरऑल जो भी काम करना है वो यहाँ पर होगा। और इससे फायदा क्या होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो सेना है, जो वायुसेना है, इनके अगर हेलीकॉप्टर को कोई मेंटेनेंस चाहिए, कुछ रिपेयरिंग कराना है, तो वो वहीं के वहीं करा लेंगे। तो उससे मेंटेनेंस जल्दी हो जाएगा, समय की बचत होगी, उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारी रक्षा क्षमता बढ़ेगी। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1940 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है, सीएमडी है डीके सुनील। और आप जानते ही हो ये हमारे 14वें नंबर की महारत्न कंपनी है। बाकी हेलीकॉप्टर से संबंधित और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। आपको याद रखना है, भारत का जो पहला हेली हब है ये गुरुग्राम में स्थापित होगा। उत्तराखंड में शुरू हुई थी भारत की पहली हेली आपातकालीन चिकित्सा सेवा। और भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया था मोदी जी ने। कहां पर? कर्नाटक में। और ये किसका प्लांट था? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसका था? ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी थी अनामिका बी राजीव। और टाटा कंपनी, भारत की टाटा कंपनी और फ्रांस की एयरबस कंपनी, ये दोनों मिलकर के कर्नाटक के कोल्लार जिले के वेमगल में भारत का पहला मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करेंगे। उसके अलावा भारतीय नौसेना ने गोवा में स्थित INS हंसा में MH-60R हेलीकॉप्टरों के अपने दूसरे स्क्वाड्रन, जिसे INAS 335 या ऑस्प्रे के नाम से भी जाना जाता है, उसे अभी नौसेना में शामिल कर लिया। अच्छा, भारत का पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कौन सा है? वो है प्रचंड। इसको तैयार किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ही। और हमारे जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू जी, इन्होंने अभी ध्रुव NG हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण का उद्घाटन किया था। कहां से? बंगलुरु से। और इसका निर्माण किया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ही। तो ये सब हेलीकॉप्टर से ही संबंधित प्रश्न थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम्स डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। हर साल 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं भैया? क्योंकि जो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो पहली बैठक है वो 26 में हुई थी, इसीलिए 26 जनवरी को मनाते हैं। वैसे वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो स्थापना होती है 1952 में और हेडक्वार्टर मिलेगा ब्रुसेल बेल्जियम में। अच्छा, थीम भी है वैसे, कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट, सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की रक्षा करने वाली सीमा शुल्क सेवाएं। अब डे वाला प्रश्न है, चलो एक बार फिर से जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करते हैं। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे था, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे, 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
और अभी 25 जनवरी को एक तो नेशनल वाटर डे और नेशनल टूरिज्म डे हमने मनाया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ACASA इंडिया नाम से एक एटलस अभी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ICAR ने। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो अभी इसी ने ये एक डिजिटल जलवायु एटलस है, इसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है ACASA इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर, और इसे ICAR ने बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया के सहयोग से लॉन्च किया है। ये जो बीसा जिसे कहते हैं, बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया में कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका में सुधार करना। और इस एटलस का काम क्या होगा? किसानों को स्थानीय जलवायु जोखिमों जैसे बाढ़ या गर्मी को समझना, फसलों और पशुधन की सुरक्षा के लिए उपयुक्त समाधान खोजना, इन सब में ये मदद करेगा। बाकी ICAR की बात करें, हमने फुल फॉर्म देख लिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना होती है 16 जुलाई 1929 में, और मुख्यालय नई दिल्ली हो गया। और डायरेक्टर कौन है? मांगी लाल जाट। ये मांगी लाल जाट आपको याद होगा, कुछ समय पहले ये नया अपॉइंटमेंट हमने पढ़ा था, 2025 की ये बात है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा 77वां, 77। तो इस बार हमने 26 जुलाई 2026 को 77वां रिपब्लिक डे मनाया। और इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे? दो जने थे, उर्सुला वॉन डेर लेन जो कि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है, जर्मनी से बिलोंग करते हैं वैसे, और एक यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा जो पुर्तगाल से हैं। ये दोनों इस बार हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे। अच्छा, रिपब्लिक डे 26 तारीख को क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी को? आप कहोगे क्योंकि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। ये बात ठीक है, लेकिन ये बात भी तो सोचने वाली है कि 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया था? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था, इसीलिए इसको लागू किया गया 26 जनवरी को, और इसीलिए हम ये रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। चीफ गेस्ट वाला प्रश्न याद रखना, कौन सा एडिशन मना रहे हैं, कौन सा संस्करण है रिपब्लिक डे का, 77वां, ये याद रखना। ये प्रश्न भी आ सकता है कि हमारे पहले चीफ गेस्ट कौन थे? तो पहली बार यानी कि 1950 में जो चीफ गेस्ट रहे थे वो सुकर्णो थे, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। और अभी 2025 में भी इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट हमारे चीफ गेस्ट रहे थे, प्रबोवो सुबियांतो। 2025 की बात कर रहा हूँ। और इस बार रिपब्लिक डे पे थीम क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। आज कुछ ज्यादा लेट हो गए क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, आउट ऑफ स्टेशन रहा मैं कल, उस कारण से। बाकी फिर भी अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। पहले तो सेशन कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। पहला प्रश्न क्या पूछा था? मुख्यमंत्री सेहत योजना ये शुरू हुई पंजाब में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया। और 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरुम्बा नृत्य कहाँ पर किया गया? असम में। पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 34.5 किलोमीटर। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ पर किया? उत्तराखंड। इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ? स्पेन। और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? MS साहू। और ECI NAT डिजिटल प्लेटफॉर्म को अभी लॉन्च किया केंद्रीय चुनाव आयोग ने। उसके अलावा HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक बन गए केजाद भरूचा। और आखिरी प्रश्न था कि अभी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड ये कौन सा है? एप्पल है। बाकी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं। तो कल आपसे पूछा था भारत के किस बैंक का नाम बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, नाफेड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।